गुड मॉर्निंग। चलो तो डाउट डिस्कस करने थे। पहले ये स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर एचसीवी वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा थी एचसीवी में, तो शायद पूरे डिस्कस नहीं हो पाएंगे। देखते हैं कितने हो पाते हैं। तो ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, बेसिकली सरफेस टेंशन का। A thread is tied slightly loose to a wire frame as shown in the figure, and the frame is dipped into a soap solution and taken out. The frame is completely covered with the film. When the portion A is punctured, so when the portion A is punctured with a pin, the thread क्या होगा थ्रेड का। देखो क्या हो रहा है, हमने क्या पढ़ा था सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन एक तो दो तरह से देख सकते हैं। सरफेस टेंशन जो है क्या करती है, फोर्स लगाती है। कोई भी हम अगर एक इमेजिनरी लाइन बना लें लिक्विड सरफेस पे, तो उस पर लिक्विड का एक साइड एक तरफ फोर्स लगाता है और दूसरी साइड दूसरी तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, इसी से सरफेस टेंशन हमने डिफाइन की थी कि सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स टेंशन सरफेस टेंशन इनटू लेंथ हो जाती है, लेकिन कैसे लगती है, लिक्विड अपनी तरफ लगाता है। अब हमने क्या किया है, इसमें ए वाले पोर्शन को अगर पंचर कर दिया यहां पर, तो ए वाले पोर्शन को अगर पंचर कर दिया तो अभी क्या हो रहा है, लिक्विड दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा था। तो अभी लिक्विड लेफ्ट राइट या इधर बोल दे थोड़ा डाउनवर्ड जैसा जो है, ऐसे भी फोर्स लगा रहा था और ऐसे भी फोर्स लगा रहा था, और ये सब आपस में बैलेंस हो रहे थे, इक्विलिब्रियम में थे। अब क्या किया हमने, एक साइड को पंचर कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक धागा है बीच में, ठीक है, तो धागा बांध रखा था ऐसे, तो धागे पे दोनों तरफ से फोर्स लग रहा था। अब जिस साइड को पंचर किया तो वो वाली साइड तो फोर्स लगाना बंद कर देगी, अब सिर्फ ये वाली साइड फोर्स लगाएगी। तो ये वाली साइड फोर्स लगा कर क्या करेगी, इस धागे को अपनी तरफ खींच लेगी, तो ये कुछ ऐसा टाइप का कर देगी। ठीक है, या दूसरा ये हमने देखा था कि सरफेस टेंशन के कारण कोई भी लिक्विड जो है वो अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज, क्योंकि जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और किसी भी सिस्टम की स्टेबल स्टेट वो होती है जिसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो ये अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहेगा, तो एक तरफ की तो हमने प्रिक कर दी फिल्म, तो दूसरे तरफ का एरिया जो है वो मिनिमाइज करने के लिए वो इस तरफ जाएगा। ठीक है, अगर वो दूसरी तरफ जाता, ऊपर की तरफ जाता, तो एरिया बढ़ा देता, तो एरिया कम करने के लिए जाएगा। तो अब देख लो, बिकम्स कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ए, तो ए की तरफ कैसा हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, तो बिकम कॉनकेव टुवर्ड्स ए, ये आंसर इसका आ जाएगा। ये है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। A metal block is experiencing an atmospheric pressure of 1 into 10 की power 5 Newton per meter square. When the same block is placed in a vacuum chamber, the fractional change in its volume. तो देखो अभी इतना प्रेशर है उसका, वैक्यूम चैम्बर में रखेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। अब हमने क्या देखा था, बल्क मॉड्यूलस जो है वो क्या होता है, माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी। ये डेल्टा वी बाय वी ही फ्रैक्शनल चेंज होता है वॉल्यूम में, तो डेल्टा वी बाय वी इज माइनस डेल्टा पी बाय बी। तो अब डेल्टा पी क्या हो जाएगा, तो पी फाइनल, ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, माइनस ऑफ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय बी। तो पी फाइनल तो 0 ही हो जाएगा, या उल्टा कर दो इसको, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल हो जाएगा, ऐसा बोल दो। ठीक है, तो पी इनिशियल कितना है, 10 की पावर 5, पी फाइनल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको हमने नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी इनिशियल माइनस पी फाइनल बाय बी हो जाए। ठीक है, और बल्क मॉड्यूलस दे रखा है 1.25, 1.25 को भी काम करते हैं, 5/4 लिख लेते हैं, तो 5/4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11, तो ये आ जाएगा 4/5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस
6, और अगर -7 करेंगे तो 40/5 हो जाएगा, यानी कि 8 × 10⁻⁻7। तो ये आंसर इसका आ जाएगा। अब ये SHM के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन है, अ हाफ रिंग ऑफ मास m, radius r is hanged at its one end in vertical plane and is free to oscillate in its plane. Find frequency for small oscillations about mean position of half ring. तो देखो, हमने देखा था ऐसा कोई भी सिस्टम होता है जिसमें एक कोई भी रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट करती है, इसी को कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम बोला जाता है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√I/mgd या mgl भी बोल सकते हैं। I पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ये जो रिंग है, आधी रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे ही होता है जैसे पूरी रिंग का होता है। अगर याद हो तो हमने क्या बोला था कि आधी रिंग है, आधी हमने और मान ली, तो इस एक्सिस के अबाउट पूरी रिंग का क्या आ जाएगा, तो सेंटर के अबाउट क्या होता है, mr², इसके अबाउट 2mr², तो 2m को डबल कर देंगे। अगर इसका मास m है, इसका भी m है, एंड बाय सिमेट्री उसको आधा कर देंगे, हाफ, तो ये आ जाएगा I 2mr²। ठीक है, तो I आ गया 2mr²। अब I पता चल गया हमें, 2mr², R कैपिटल R दे रखा है। अब D में हम कई बार गड़बड़ कर देते हैं। D में हम क्या मान लेते हैं, ये सेंटर की डिस्टेंस, सेंटर की नहीं लेनी, सेंटर ऑफ मास की लेनी होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन ये नहीं होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये कुछ रिंग इस तरह से होगी, मतलब आधी रिंग भी, कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, तो ये सेंटर से आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास जो होता है 2r/π पे होता है। और हमें ये डिस्टेंस चाहिए D, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास की, तो ये r है और ये 2r/π है। तो D कितना होगा, √r² प्लस 4r²/π²। बस इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर, फिर सॉल्व करके देख लेंगे किस फॉर्म में आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L परफॉर्म्स स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस OO' perpendicular to the rod and passing through one of its points. Find the distance between the center of inertia of the rod and the axis OO' such the oscillation period is minimum. What is it equal to? तो क्या करें, एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, ठीक है, ऑसिलेशंस कर रही है अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस OO' परपेंडिकुलर टू दी रॉड। तो मान लो ऐसी एक्सिस है ये, ठीक है, जो रॉड के परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल है, तो इसके अबाउट रॉड ऑसिलेट कर रही है। अब ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि मिनिमम टाइम पीरियड कब होता है, जब जो ये जो डिस्टेंस होती है D, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस की डिस्टेंस जो है, ये D किसके बराबर आ जाता है, K के बराबर। K इज रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रॉड का, वो होता है ml²/12, और इसको mk² से इक्वेट कर दें, तो ml²/12 बराबर mk²। तो m से m कट गया, तो k इज इक्वल टू L/√12, √12 को 2√3 लिख सकते हैं। तो D भी इसी के बराबर होना चाहिए। अच्छा, बाय चांस अगर ये नहीं याद, भूल गए, तो फिर डिराइव करना पड़ेगा कि टाइम पीरियड क्या था। तो टाइम पीरियड 2π√I/mgd होता है, ठीक है। I भी किसके अबाउट लेते हैं, एक्सिस के अबाउट। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mk² प्लस md²। ICM हो गया mk², पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mk² प्लस md² अपॉन mgd। तो टाइम को मिनिमाइज करना है, तो ये जो रूट वाली टर्म है ये मिनिमाइज हो जाए, तो m इसमें कट जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा फंक्शन है उसको f बोल देता हूं मैं, तो उसमें g भी कांस्टेंट है। तो एक्चुअली में जो फंक्शन है, वेरिएबल जो चीज है, वो आ जाएगी k² बाय d प्लस d।
इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो df बाय डी, वेरिएबल क्या है d यहां पर, तो यार आएगा माइनस के स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यार आएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ठीक है, और d इज इक्वल टू के, नेगेटिव तो होगा नहीं है। तो जब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस एक्सिस की रेडियस ऑफ जायरेशन के बराबर हो जाएगी तो टाइम पीरियड मिनिमम आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो मैक्सिमम भी हो सकता है। देखो मैक्सिमम टाइम पीरियड तो कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट कब होगा, तुम d को 0 ही कर दो, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है d इज इक्वल टू के पे मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, तो ये मिनिमम वाला ही आएगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास m kg हैंग्स फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k. The ball oscillates with a period of t seconds. If the ball is removed, the spring is shortened. तो क्या दे रखा है, एक बॉल है, m kg की, k स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है k, उससे अटैच्ड है। द बॉल ऑसिलेट्स विद अ पीरियड ऑफ t सेकेंड्स, तो टाइम पीरियड उसका t है, तो टाइम पीरियड हमें पता है 2 पाई अंडर रूट m बाय k होता है, ठीक है। अब उससे पूछा है कि इफ द बॉल इज रिमूव्ड द स्प्रिंग इज शॉर्टेंड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इन मीन पोजीशन। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा चीजों को रिलेट करना है। तो जो इसकी नेचुरल लेंथ होती है उससे मीन पोजीशन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, mg बाय के होती है डिस्टेंस। मीन पोजीशन में जो एक्सटेंशन आता है mg बाय के। अभी ऑसिलेट कर रहा है, अब हमने बॉल हटा दी तो स्प्रिंग कहां पे आ जाएगा, अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। तो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितनी छोटी होगी उसकी लेंथ, तो mg बाय के छोटी होगी। अब लेकिन mg बाय के हमको नहीं पूछा हुआ, मतलब इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ, तो m बाय के को हम t की टर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो m बाय के जो है किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, और g का एक फैक्टर और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसा देख ले आंसर, तो a वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है, ये 4.8, a simple pendulum has a hollow bob filled with a liquid of density rho. If the liquid drains out of a small hole in the bottom of the bob, then frequency of oscillation is. देखो टाइम पीरियड हमने देखा था, ये एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। या फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी बाय एल, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब क्या पूछा है कि फ्रीक्वेंसी का क्या होगा जब पानी इसमें से धीरे धीरे निकलने लगेगा। अब अगर ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था, L जो है वो रस्सी की लेंथ नहीं होती, L होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ठीक है। ये जो पेंडुलम में अगर बॉब वगैरह है उस पॉइंट मास नहीं है, कुछ उसका रेडियस वगैरह दिया है, तो L क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब। अब देखो इसमें क्या थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, जब ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास बॉल का भी इसके सेंटर पे होगा, ये जो मतलब हॉलो स्फीयर है उसका भी सेंटर पे होगा, पानी का भी सेंटर पे होगा, तो सेंटर पे ही होगा। लेकिन जब इसमें से पानी ड्रेन करने लगा, तो पानी ड्रेन करने लगा, मान लो इतना पानी हो गया, तो जो बॉल है हॉलो स्फीयर है उसका तो उसके सेंटर पे होगा, लेकिन पानी का थोड़ा नीचे हो जाएगा, और दो ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास उनके बीच में लाई करता है, तो उसके बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, यानी कि लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब फिर एंड में देखें फाइनली, तो जब पूरा पानी निकल जाएगा सिर्फ बॉल बचेगी, हॉलो बॉल, उसका फिर से सेंटर पे आ जाएगा, यानी कि लेंथ जो है पहले क्या हुई, बढ़ी, और फिर क्या हुई, घटी। समझ आ रहा है कौन सी लेंथ, जो इफेक्टिव लेंथ हमको लेनी है यहां पर,
तो सेंटर ऑफ मास पहले नीचे शिफ्ट होगा और फिर वापस ऊपर शिफ्ट होगा। तो लेंथ फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एल जो होगा इसका क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही, तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एक मिनट, टाइम पीरियड हमने देखा, फ्रीक्वेंसी उल्टा दे रखा है इसमें आंसर। फर्स्ट टाइम पीरियड बढ़ेगा, अच्छा ठीक है ना, लेंथ इंक्रीज कर रही है और फ्रीक्वेंसी पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी, राइट। ठीक है, तो डी इज द आंसर। ठीक है, तो लेंथ बढ़ के कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो पहले कम होगी और फिर बढ़ेगी। चलो, तो ये स्टडी मटेरियल वाले डाउट हो गए। अब हम HCV वाले देखते हैं। चलो, तो HCV में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अपन, कुछ रोटेशन, फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहले फ्लूइड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के डाउट लेंगे। रोटेशन के ज्यादा डाउट्स थे, तो हो सकता है कि पूरे कवर भी ना हो पाए, जितने होंगे उतने देखते हैं। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का, HCV का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्नामेंट वेइंग 36 ग्राम इन एयर weighs only 34 gram in water. Assuming that some copper is mixed with gold to prepare the ornament, find the amount of copper in it. Specific gravity of gold is 19.3 and that of copper is 8.9. तो देखो, ये एक जो एप्लीकेशन है जहां से आर्किमिडीज प्रिंसिपल आया था, बेसिकली उसी तरह का एप्लीकेशन है कि किसी भी चीज में हम इम्प्यूरिटी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दैट आर्किमिडीज प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंट फोर्स। तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो ऑर्नामेंट का वेट 36 ग्राम था एयर में, यानी कि जो उसकी mg की वैल्यू थी वो 36 ग्राम थी। ठीक है, और सब कुछ देखो CGS यूनिट में दिया है। CGS में स्पेसिफिक ग्रेविटी ही डेंसिटी हो जाती है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो हम CGS यूनिट में ही वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि हमेशा SI यूनिट में जाने की जरूरत है, जो कंफर्टेबल हो। तो सब कुछ CGS में है तो CGS में ही ले लेते हैं। अब एयर वाटर में उसने 34 ग्राम वेट किया, क्यों, क्योंकि वाटर में बॉयंट फोर्स लगता है। तो वाटर में जो अपरेंट वेट है वो mg माइनस बॉयंट फोर्स हो जाएगा, दैट इज 34 ग्राम। ठीक है, तो जो बॉयंट फोर्स है बेसिकली वो 2 ग्राम के इक्विवेलेंट आ जाएगा। mg 36 है, mg माइनस b 34 है, तो बॉयंट फोर्स जो है 2 ग्राम के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, एज्यूमिंग दैट सम कॉपर इज मिक्स्ड विद गोल्ड, तो ऑर्नामेंट में गोल्ड भी है और कह रहे हैं कुछ कॉपर की इंप्यूरिटी मिली हुई है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर इन इट, तो अमाउंट कितना होगा। तो अच्छा, इसमें भी mg की वजह हम इसको m ही बोल सकते हैं, मास की बात कर रहे हैं कि मास कॉरस्पॉन्डिंग टू 36 आ रहा है। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इसको अभी मैं इसको हटा दूं। तो इफेक्टिवली देखो, अब हम क्या बोलेंगे इसमें, जो मास ऑफ गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड को मैं 1 मान लेता हूं, प्लस मास ऑफ कॉपर जो है वो मिलाकर 36 ग्राम है। ठीक है, दिस इज फॉर गोल्ड। m1 जो है हमने गोल्ड के लिए मान लिया और m2 जो है हमने कॉपर के लिए, कहीं भी मैच कर, कॉपर के लिए मान लिया। तो दोनों, क्योंकि टोटल मास 36 ग्राम है, तो गोल्ड प्लस कॉपर का मिला के 36 ग्राम है। ठीक है, अब मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो गोल्ड की डेंसिटी 19.3 है। ठीक है, कंफ्यूजिंग हो रहा है, काम करता हूं मैं यहीं लिख देता हूं, दिस इज फॉर गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है AU, दिस इज फॉर कॉपर। ठीक है, तो गोल्ड की डेंसिटी है 19.3, मान लो V1 वॉल्यूम गोल्ड का है, तो V1 इंटू 19.3 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास ऑफ गोल्ड, प्लस V2
into density of copper, that is 8.9, is equal to 36. ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन। अब जो बॉयंट फोर्स है वो किसके बराबर लग रहा है? ओके, ये 19.3 है। ठीक है, बॉयंट फोर्स किसके बराबर लग रहा है? बॉयंट फोर्स लग रहा है 2 ग्राम के बराबर। ठीक है, और किस में डाला था हमने? वाटर में। तो बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगा? वॉल्यूम सबमर्ज्ड। अब टोटल वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है? V1 प्लस V2। भाई गोल्ड और कॉपर दोनों का वॉल्यूम मिलकर ही डूबा हुआ है पानी के अंदर, तो ये V1 प्लस V2 इतना वॉल्यूम डूबा हुआ है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ही हो जाएगी, और जी नहीं लिखना क्योंकि ये ग्राम की बात कर रहे हैं, तो ग्राम में मतलब जी वाला फैक्टर mg, और यहां भी बॉयंट फोर्स का जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो V1 V2 में हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। एक तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2, एक ये आ गया, और 19.3 V1 प्लस 8.9 V2 इज इक्वल टू 36। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो एक सब्सटीट्यूट कर दो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, जैसा भी करना है। इसको 8.9 से अगर मल्टीप्लाई कर ले, चलेगा 8.9 V1 प्लस 8.9 V2 इज इक्वल टू 17.8। इसको इक्वेशन 3 बोल दूं मैं। अब मैं 1 माइनस अगर 3 करता हूं, तो 19.3 में से 8.9 माइनस करो, तो 19.3 में से 9 माइनस करोगे तो आएगा 10.3, एक 0.1 और करोगे तो 10.4। तो 10.4 V1 इज इक्वल टू 36 में से 17.8 करोगे तो 18 करोगे तो 18 आ जाएगा, 18.2। तो V1 आ जाएगा 182/104। ठीक है, अब ये कैंसिल कर लो, तो 2 से काटोगे तो 52, यह रहेगा 91। ठीक है, तो 91/52 इस तरह का आ रहा है। तो ये वॉल्यूम आ गया। अपने से क्या पूछा था? फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर। किसका वॉल्यूम आ गया ये? अच्छा, गोल्ड का आ गया। तो इससे हम वॉल्यूम ऑफ कॉपर निकाल सकते हैं। तो V2 इज इक्वल टू 2 माइनस V1, तो 2 माइनस 91/52। 52 माइनस 2 इज 104। 104 में से 91 माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा, तो 13/52। तो 13 का कितना 4 टाइम्स होता है 52, तो 1/4। तो V2 जो है 0.25 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कॉपर। और अगर मास में बताना है तो इसको कॉपर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास आ जाएगा कितना मास कॉपर का मिक्स किया हुआ है। ये क्वेश्चन है, a ferry boat has internal volume 1 meter cube and weight 50 kg. Neglecting the thickness of the wood, find the fraction of the volume of the boat immersed in water. If a leak develops in the bottom and water starts coming in, what fraction of the boat's volume will be filled with water before water starts coming in from sides? तो देखो क्या करें, एक फेरी बोट है जिसका इंटरनल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब एंड वेट है 50 kg। तो 50 kg इसका वेट है और इंटरनल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। नेग्लेक्टिंग द थिकनेस ऑफ द वुड, तो अगर वुड की थिकनेस नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो आउटर वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगी वो भी 1 मीटर क्यूब के बराबर ही होगा। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बोट इमर्स्ड इन वाटर। तो जब ये इमर्स होगी वाटर में तो ये अपने एक्सटीरियर जो सरफेस है उसके कारण वाटर डिस्प्लेस करेगी। अब इक्विलिब्रियम पर वेट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स हो जाएगा। तो वेट कितना हो गया 50 इंटू जी। बॉयंट फोर्स क्या हो गया? वॉल्यूम सबमर्ज्ड, मान लो V वॉल्यूम डूबा हुआ है, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000,
इंटू जी से जी कट गया, तो V आ जाएगा 50/1000 यानी कि 5/100 यानी कि 1/20। और देखो क्योंकि टोटल वॉल्यूम 1 है तो यही फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, इसको मैं V1 बोल दूं, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होगा V1/V। तो हमको आंसर क्या बताना था, V1/V बताना था। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, तो ये 1/20 ही आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ A पार्ट। नाउ B पार्ट, if a leak develops in the bottom and water starts coming in, तो बोट में छेद हो गया, ठीक है, और पानी अंदर भरने लगा। What fraction of the boat's volume will be filled with water before water starts coming in from the sides? तो वाटर जब साइड से आने लगेगा, तो साइड से कब आने लगेगा, जब ये पूरी वॉल्यूम आउट ऑफ, मतलब ये पूरी बोट पानी के अंदर समा जाएगी। तो अब क्या होगा, इसमें कितना वॉल्यूम पानी का भर जाएगा, मान लो V2 वॉल्यूम पानी का अंदर भर गया, ठीक है, टोटल वॉल्यूम बोट का हम V मान लेते हैं। तो अब जब ये पानी जो बोट के अंदर है वो और बोट का वेट, ये पूरा एक सिस्टम हो गया, वो पूरा वेट जब बॉयंट फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा, मतलब पूरा बोट डूब जाएगी, उसके कारण जो बॉयंट फोर्स आएगा, वो बॉयंट फोर्स किसके बराबर हो जाए, बोट का वेट प्लस जो बोट के अंदर पानी भरा हुआ है उसका वेट। मतलब किस सिचुएशन में होगा ऐसे, V2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी प्लस 50 इंटू जी, ये वेट। अब मतलब ये पूरा हमारा सिस्टम हो गया, बोट और बोट के अंदर का पानी, ये पूरा सिस्टम हो गया। जब ये पूरा का पूरा पूरी बोट के डूबने से जो बॉयंट फोर्स लगेगा उसके बराबर हो जाएगा, तो फिर साइड से वाटर चढ़ने लगेगा, क्योंकि तब तक पूरी बोट डूब जाएगी और साइड से भी वाटर आने लगेगा। तो इज इक्वल टू V इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये बॉयंट फोर्स वाली टर्म लिखी, समझ आ रहा है, ये हमने क्या लिखा, वेट ऑफ वाटर इनसाइड दी बोट, जो बोट के अंदर पानी चढ़ गया उसका वेट लिखा हमने पहली टर्म में, दूसरा बोट का वेट, और ये तीसरा बॉयंट फोर्स। तो V2 हमें बताना है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, जी कट ही जाएगा तो 9.8 10 कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 50 इज इक्वल टू ये वाला वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है जो 1 है इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। तो एक 0 काट दो, चाहे तो 5 से भी काट दो, क्या जाएगा 20, ये भी आ जाएगा 20। तो V2 इज इक्वल टू 50, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 20 माइनस 1 इज 19, तो 19/20 इतना वॉल्यूम जब पानी का अंदर आ जाएगा, तो ये तो वॉल्यूम हो गया टोटल, और फ्रैक्शन तो टोटल वॉल्यूम 1 ही है, तो फ्रैक्शन भी यही हो जाएगा। तो V2/V, दिस इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन लिखेंगे तो उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, वॉल्यूम लिखेंगे तो उसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन है, a wooden block of mass 0.5 kg and density 800 kg per meter cube is fastened to the free end of a vertical spring of spring constant 50 Newton per meter fixed at the bottom. If the entire system is completely immersed in water, find the elongation of the spring in equilibrium. तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा शायद किया भी था हमने क्लास में। तो क्या दे रखा है, वुडन ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, फास्टन टू द फ्री एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट फिक्स्ड एट द बॉटम। तो एक स्प्रिंग जो है वो बॉटम में फिक्स्ड है, उससे एक ठीक है एक ब्लॉक कनेक्टेड है, कितने मास का, 0.5 kg का, और ऐसे लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है। अब मुझे फाइंड द इलोंगेशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। तो भाई देख लो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg नीचे लगेगा, एक बॉयंट फोर्स ऊपर लगेगा। अब बॉयंट फोर्स अगर ज्यादा होगा mg से तो एक्सटेंशन आ जाएगा, mg ज्यादा होगा तो कंप्रेशन आ जाएगा। तो mg कितना है, तो 0.5, g को हम 10 ही मान लेते हैं, तो आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा, 5 न्यूटन। बॉयंट फोर्स
तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, चाहे डी बोल दो चाहे रो बोल दो, इनटू जी, दिस इज द बॉयंट फोर्स। तो मास तो कितना है 0.5, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 800, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 इनटू जी इज 10। तो 1 2 0 कट गए, तो ये आ गया 10 से 5 0.5 हो गए 5, 50/8, ठीक है। तो 8 6 जा 48, तो 6.25 न्यूटन, ये बॉयंट फोर्स आ जाएगा। तो बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, तो स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन। तो स्प्रिंग कहां फोर्स लगा रहा होगा, नीचे की तरफ, और ये जो स्प्रिंग का फोर्स है ये इनको बैलेंस कर रहा होगा, मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम पर kx प्लस mg इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स हो जाएगा। तो kx इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स माइनस mg आ जाएगा, दैट इज 1.25 न्यूटन। तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग पूछा था, तो x जो है 1.25/50, 1.25 इज 5/4, तो 1/40 आ जाएगा ये, या 5 से वैसे भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो 1/40 मीटर, या सेंटीमीटर में करोगे तो 100/40 हो जाएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर। फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन। अब देखो ये एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम या ऐसे सिस्टम का टाइम पीरियड कांस्टेंट फोर्स पे, एसएचएम का टाइम पीरियड कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, वेरिएबल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर ये ब्लॉक लिक्विड के अंदर ही अंदर रहेगा तो mg कांस्टेंट रहेगा, बॉयंट फोर्स भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो वेरिएबल फोर्स क्या है, सिर्फ स्प्रिंग का फोर्स। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, सीधे 2π√m/k। सब वैल्यूज पता है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, a cube of ice of edge 4 centimeter is placed in an empty cylindrical glass of inner diameter 6 centimeter. Assume that the ice melts uniformly from each side so that it always retains its cubical shape. Remembering that ice is lighter than water, find the length of edge of the ice cube at the instant it just leaves contact with the bottom of the glass. तो देखो क्या कह रहे हैं, एक आइस का क्यूब है, वो इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, एम्प्टी सिलिंड्रिकल ग्लास वेसल के अंदर, जिसका इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया। एज्यूम दैट द आइस मेल्ट्स यूनिफॉर्मली, आइस यूनिफॉर्मली मेल्ट करी, इसका मतलब ये जो आइस ब्लॉक है हमेशा एक क्यूबिकल शेप का ही रहेगा, ठीक है। तो पूछा है रिमेंबरिंग दैट आइस इज लाइटर देन वाटर, फाइंड द लेंथ ऑफ edge of the ice cube at the instant it just leaves contact with the bottom of the glass। तो जब ये आइस क्यूब कांटेक्ट लूज कर देगा तो लेंथ ऑफ एज क्या होगी। अच्छा, इसमें एक्चुअली डेंसिटी का यूज करना ही पड़ेगा, तो दी तो नहीं है, आइस लाइटर बोला है, वैसे डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है ये होती है CGS यूनिट में अगर बात करें तो 0.9 ग्राम पर सीसी है ना, वाटर की 1 होती है। तो क्या हो रहा है, अब ये आइस क्यूब मेल्ट कर गया, मतलब इसकी साइड हो गई L लेंथ की, पहले थी 4 सेंटीमीटर और ये पानी बन के साइड में आ गया। देखो अभी थोड़ा सा क्या है, मैथमेटिकली चीजों को मतलब रिलेट करना है वो चीज, कि डायरेक्टली अब हम क्या है ये भी नहीं बोल सकते कि जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो 4 सेंटीमीटर पे डिपेंड करेगा, तो वो तो L पे डिपेंड करेगा, और ये जो पानी भरेगा इसमें इसका भी यूज करना पड़ेगा। वेसल की हमको क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो मान लो जो आइस क्यूब बचा L, अगर अब ये लिफ्ट हो रहा है तो जो इस आइस क्यूब का वेट है बॉयंट फोर्स के बराबर हो जाएगा। भाई जब तक वेट ज्यादा होगा तो वो लिफ्ट नहीं करेगा, जब बॉयंट फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो लिफ्ट करेगा। तो लिमिटिंग केस में वेट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स। तो वेट क्या हो जाएगा, L क्यूब, क्योंकि यूनिफॉर्मली वो पूरा पिघल रहा था तो रहेगा हमेशा क्यूबिकल शेप में, तो L क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी, ये वेट हो जाएगा।
बॉयंट फोर्स, अब कितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा लिक्विड का, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द आइस क्यूब एट द इंस्टेंट जस्ट लीव्स कांटेक्ट विद द बॉटम। अब मान लो ये h हाइट तक आ जाता है, तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है लिक्विड का वो आ जाएगा L स्क्वायर, बेस का एरिया, इनटू अगर h हाइट तक पानी आ गया, दिस इज वॉल्यूम जो उसने डिस्प्लेस किया, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g, तो g से g कट गया, L स्क्वायर से ये कट गया, तो ये आ गया L इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 इज इक्वल टू H इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। तो ये हमारे पास H की वैल्यू आ गई 0.9 है, लेकिन L और H दोनों ही अननोन है। अब क्या करना है, तो ये जो पानी आया ये कहां से आया, आइस के पिघलने से ही आया, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई कि H इज इक्वल टू 0.9L। अब क्या करेंगे कि जो पानी बना है वो किससे बना है, आइस के पिघलने से। तो जितनी आइस पिघली, और देखो क्या इसमें ध्यान रखना है, इसमें एक और गड़बड़ कर देते हैं हम ऐसा कर देते हैं आइस का जितना वॉल्यूम पिघला उतना पानी का वॉल्यूम बना, ऐसा नहीं, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस है यहां पर। तो जब डेंसिटी डिफरेंट होती है तो हम वॉल्यूम इक्वेट नहीं कर सकते, मास इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे मास ऑफ आइस मेल्टेड इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर फॉर्म। जितना आइस का मास पिघला होगा उतना वाटर बना होगा। तो आइस का कितना मास पिघला होगा, तो जितनी आइस का वॉल्यूम पिघला, तो वॉल्यूम कितना पिघला, तो इनिशियल वॉल्यूम का क्यूब, ठीक है। हम सीरियस मिनट में कर रहे हैं, 4 क्यूब माइनस L क्यूब, इतना वॉल्यूम पिघला, इनटू डेंसिटी ऑफ आइस, इतना मास आइस का पिघला, कितना पानी बना। अब देखो पानी में भी क्या करोगे तुम, पूरा एक ये जो सिलिंड्रिकल हमारे पास वेसल है उसका बेस एरिया क्या आ जाएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर, दिस इज द बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। लेकिन उसमें भी इतना पार्ट तो अभी भी जो क्यूब है उसने कुछ एरिया तो कवर कर रखा है ना, उसमें तो पानी अभी आया नहीं, पानी तो यहीं पे है, इधर पे तो पानी है नहीं, या है भी तो थोड़ा सा बस क्यूब के नीचे जाएगा। तो जो वॉल्यूम लेंगे जो पानी बना उसमें से ये हो गया पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस L स्क्वायर, ये जो बचा हुआ ब्लॉक है इसका जो बेस एरिया है, वहां पे तो पानी नहीं है, वहां तो अभी भी आइस है। तो दिस इज द एरिया ऑफ दैट वाटर फॉर्म, जो वाटर बना उसका बेस एरिया इनटू उसकी हाइट, ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो दोनों का मास हमने इक्वेट कर दिया। तो 4 का क्यूब 64 माइनस L क्यूब, अभी मैं L क्यूब ही रहने देता हूं इसको, इंटू 0.9 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 9 पाई माइनस L स्क्वायर इंटू H। H किसके बराबर है, 0.9L के बराबर, ये हमारे पास पहली इक्वेशन से आ गया था। तो यह आ जाएगा 64 माइनस L क्यूब, ठीक है। 0.9 में कैंसिल कर रहा हूं सीधे, 0.9 आएगा, 0.9 कट जाएगा, L मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 9 पाई L माइनस L क्यूब, ठीक है। तो L क्यूब से L क्यूब भी कट गया, तो 9 पाई L इज इक्वल टू 64। तो L इज इक्वल टू 64 बाय 9 पाई, ठीक है। पाई 3.14, तो 9 या 27, 9 एकम 9, 28 के आसपास आ जाएगा डिनोमिनेटर। तो 64 बाय 28, 4 से कैंसिल करोगे तो 16 बाय 7, यानी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको, कॉन्सेप्ट समझना है, और कैलकुलेशन भी अब आगे छोटी सी कैलकुलेशन है, आंसर तक निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब शोन इन फिगर,
the areas of cross section of the wide and the narrow portions of the tube are 5 centimeter square and 2 centimeter square respectively. The rate of flow of water through the tube is 500 centimeter cube per second. Find the difference of mercury levels in the U tube. ठीक है, तो क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है इस ट्यूब से. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखे हैं, यहाँ का एरिया गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटे वाला 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. रेट ऑफ फ्लो दे रखी है वाटर की, कि रेट ऑफ फ्लो कितनी है 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल्स क्या होगा. तो बेसिकली देखो, रेट ऑफ फ्लो जो है, इससे हमें क्या, रेट ऑफ फ्लो किसके बराबर होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है. तो रेट ऑफ फ्लो दे रखा है, तो एरिया यहाँ का 5 है, तो मैं इसको 1 मान लेता हूं, इस वाले रीजन को 2 मान लेता हूं. तो A1 हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो V1 निकाल सकते हैं, क्योंकि A1 V1 रेट ऑफ फ्लो के बराबर होता है. तो V1 कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो, 500 को 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 100, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड. फिर A2 हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो रेट ऑफ फ्लो तो दोनों जगह सेम रहेगा, यही जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है कि रेट ऑफ फ्लो सेम रहता है. तो V2 आ जाएगा 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब हम सेम लेवल पे 2 पॉइंट मान के बर्नौलीज थ्योरम लगाएं. ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो जो है उसको हमने यूज किया कि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, dV बाय dt, वेयर V इज वॉल्यूम, और यही किसके बराबर होता है, A1V1 प्लस, सॉरी A1V1 के बराबर, या A2V2, जिसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं. तो ये हमने पहले यूज किया इस कॉन्सेप्ट को. ठीक है, अब हम यूज करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल को. ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम 1 और 2 पॉइंट्स के बीच में, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, अच्छा हाइट तो सेम ही है, तो हाइट वाली टर्म 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. ये आ गया. अच्छा देखो, हमें क्या पूछा है, हाइट का डिफरेंस पूछा है. तो एक काम करते हैं, देखो सेम स्टेशनरी लेवल पे कनेक्टेड फ्लूइड में सेम प्रेशर होता है. तो मैं यहाँ का प्रेशर मान लू P0, तो यहाँ का भी P0 हो जाएगा, और ये हाइट H हमें निकालनी है. ठीक है, अब ये जो है, ये तो वाटर है और ये मर्करी है. तो अब मैं जो P1 वाला प्रेशर है, P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P0. अब देखो लिक्विड हॉरिजॉन्टल में फ्लो कर रहा है, वर्टिकल में तो कोई फ्लो नहीं है, तो वर्टिकल में अभी भी हम बोल सकते हैं H नीचे जाने पे प्रेशर ρgh बढ़ेगा, H ऊपर जाने पे ρgh कम होगा. तो P0 माइनस रो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू GH, ये आ गया, प्लस हाफ रो तो वही डेंसिटी ऑफ वाटर ही चल रही है हर जगह, क्योंकि वाटर ही फ्लो कर रहा है. ठीक है ना, V1 स्क्वायर. फिर P2 कितना आ जाएगा, P0, अच्छा ये H नहीं आएगा, सॉरी इसमें मैंने गड़बड़ कर दी, मतलब इस हाइट को हम कुछ y मान लें. ठीक है, तो या इसको मानने की बजाय, इससे कैंसिलेशन आसान हो जाएगा. तो यहां तक की तो H है ही, इसके ऊपर वाली को हम y मान लेते हैं. तो यह आ जाएगा P0, मतलब हम P1 को क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस रो ऑफ वाटर इंटू G इंटू H प्लस y. यहां पर आ जाएगा P0 माइनस, अब H हाइट हम यहां पर किसमें गए, मर्करी में ऊपर गए, और Y हाइट वाटर में ऊपर गए, तो माइनस रो ऑफ मर्करी, ठीक है, इंटू G इंटू H, माइनस रो ऑफ वाटर इंटू G इंटू Y, प्लस हाफ रो ऑफ वाटर इंटू V2 स्क्वायर. तो P0 कट जाएगा, रो माइनस रो जी वाई दोनों तरफ आएगा, तो रो जी वाई वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. तो अब ये V1 V2 वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं और इसको इधर कर देते हैं. तो मर्करी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो रो ऑफ Hg, ठीक है, ये वाली टर्म जो है रो Hg GH, इसको हमने लेफ्ट में ले लिया, तो रो Hg माइनस रो ऑफ वाटर इंटू GH इज इक्वल टू हाफ रो ऑफ वाटर इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर.
तो अब देखो हमें रो पता है वाटर का, मरकरी का भी रो पता है, ठीक है, कितना होता है, अगर नहीं पता तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1000 होती है, या सब कुछ सीजीएस यूनिट में है तो सीजीएस में भी वर्क कर सकते हैं हम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वाटर की डेंसिटी पता है, V2 V1 हमने निकाल ही लिया है, मरकरी की डेंसिटी पता है, जी की वैल्यू पता है, इसको अब आगे, ठीक है, मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके हाइट आ जाएगी। ये क्वेश्चन है, water leaks out from an open tank through a hole of area 2 millimeter square in the bottom. Suppose water is filled up to a height of 80 centimeter and the area of cross section of the tank is 0.4 meter square. The pressure at the open surface and at the hole are equal to the atmospheric pressure. Neglect the small velocity of water near the open surface in the tank. Find the initial speed of water coming out of the hole. सर इसका सी पार्ट बता दीजिए बस। सी पार्ट, हाँ, तो पहला तो डायरेक्ट स्पीड ऑफ एफ्लक्स है √2gh। फिर बी पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट व्हेन हाफ ऑफ वाटर, ठीक, ये भी डायरेक्ट √2gh में h की वैल्यू आधी कर देंगे। सी पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लीक्ड आउट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल dt आफ्टर द हाइट रिमेन्ड इज h। Thus find the decrease in height dh in terms of h and dt। किया तो था क्लास में हमने, जब उसमें टाइम निकाला था वेसल के खाली होने का। कि किसी भी टाइम पे अगर हाइट h है, ठीक है, तो ये जो इधर से वेलोसिटी है वो √2gh आ जाएगी। तो कितना वॉल्यूम लीक कर जाएगा dt टाइम में, तो dv/dt रेट ऑफ फ्लो कितना होता है, इसका होल का एरिया ये मान लें, इसका कैपिटल ए मान लें, तो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो जो dv है वो क्या आ जाएगा, a एरिया ऑफ होल इंटू √2gh इंटू dt। ये पूछा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लीक्ड आउट इन टाइम dt, तो h हाइट पर ये वॉल्यूम लीक करेगा। दस फाइंड द डिक्रीज इन हाइट dh इन टर्म्स ऑफ h एंड dt। अब dh फाइंड करना है, तो कितना वॉल्यूम जो है dv, तो dv को हम क्या लिख सकते हैं, जो वेसल का एरिया है a इंटू dh, और एक्चुअली कम हो रहा है तो हम उस हिसाब से बात कर सकते हैं कि चेंज इन जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, a इंटू डी, मैग्नीट्यूड वाइज यही बोल दें, वैसे वो डी नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू a इंटू √2gh इंटू dt। ठीक है, समझ आ रहा है, dv क्या हो रहा है, ये वेसल का जो वॉल्यूम खत्म हो रहा है, तो अगर ये dh नीचे आया तो जो वॉल्यूम कम हुआ वो किसके बराबर हो गया, a इंटू डी के बराबर हो गया। तो यहां से क्या बुझाता है, इस dh को रिलेट करना है, तो dh जो है वो रिलेट हो जाएगा, तो dh इज इक्वल टू a/A √2gh इंटू dt। इसी को फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं dh/√h करके, और टाइम निकाल लेते हैं वेसल के एम्प्टी होने का। ठीक है, तो यही पूछा है, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ पार्ट सी फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द वाटर टू लीक, आधा लीक करने का टाइम पूछा है। तो अब डायरेक्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसको यूज भी कर सकते हैं, नहीं तो लिमिट्स लगा देंगे इसमें, टोटल हाइट h से लेकर h/2 तक, अगर मैथमेटिकली ही करना है यहाँ पर, तो a/A √2g इंटू dt, इसको ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, इससे वेसल के आधे होने का टाइम निकल जाएगा। या हमने पूरे वेसल खाली होने का टाइम याद भी किया था, a/A √2h/g। तो ये हमेशा कब होता है, जब h से 0 होने का टाइम, तो h से 0 होने में इतना टाइम लगा, h/2 से 0 होने का टाइम अलग से निकाल दें, दोनों का डिफरेंस ले लें, तो h से h/2 होने का टाइम आ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, HCV के। क्वेश्चन है, अ स्फीयर ऑफ मास 20 kg इज सस्पेंडेड बाय अ मेटल वायर ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 4 मीटर।
ठीक है, तो स्फीयर है जिसका मास है 20 kg, मेटल वायर जिसकी अनस्ट्रेस्ड लेंथ है 4 मीटर, डायमीटर है 1 मिलीमीटर, उससे हमने क्या किया, सस्पेंड किया। When in equilibrium, there is a clear gap of 2 millimeter between the sphere and the floor. The sphere is gently pushed aside so that the wire makes an angle theta with the vertical and is released. Find the maximum value of theta so that the sphere does not rub the floor. Young's modulus दे रखा है, तो बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि एक स्फीयर है, इसको हमने टांग रखा है और ये ग्राउंड है, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है ग्राउंड से 2 मिलीमीटर ऊपर रहता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में कुछ तो एक्सटेंशन आएगा ही वेट के कारण इस वायर में, लेकिन अभी भी 2 मिलीमीटर इस तरह से रहता है। तो स्फीयर इज जेंटली पुश्ड असाइड सो दैट द वायर मेक्स एन एंगल। अब इसको यहां हमने साइड में ले जाके छोड़ा, तो क्या करेगा, जब ऑसिलेशंस करेगा तो जैसे हमने सर्कुलर मोशन में देखा था, नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन टी नहीं रहती, फिर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लग जाती है टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो उसका भी हमें यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम मान लेते हैं इसमें कितना एक्सटेंशन ऑलरेडी होगा, एक इक्वेशन लिख ले अगर बाई चांस जरूरत पड़ेगी। तो एम जी, ठीक है, मतलब या मैं एक्सप्रेशन लिख दूं तो डेल्टा एल जो है किसके बराबर होता है, एफ एल बाय ए वाई के बराबर होता है, ठीक है। एफ होता है वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल इज एफ एल बाय ए वाई। अगर बाई चांस ये याद नहीं है तो यंग्स मॉड्यूलस लिख लो, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल, उससे निकाल सकते हो। तो फोर्स तो क्या हो गया, एम जी, एल इसकी ओरिजिनल लेंथ अपॉन ए इसका एरिया। अभी मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, बाद में कर देंगे जरूरत पड़ेगी जब। तो ये ओरिजिनली इसमें लेंथ होगी। अब इसको हमने क्या किया, थीटा यहां से साइड में ले गए और छोड़ा। अब ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो मैक्सिमम थीटा की बात कर रहे हैं, ये ग्राउंड को टच ना करे, तो लिमिटिंग केस में ग्राउंड को टच कर जाए। तो जब ये ग्राउंड को टच कर देगा, इसके पास यहां पे कुछ स्पीड होगी v, यहां पे जो टेंशन है वो कुछ t मान लें, जो पुरानी थी वो t है तो इसको t डैश मान लेता हूं मैं, इसका mg नीचे लग रहा होगा। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी यहां पे सर्कुलर मोशन के हिसाब से, t डैश माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, v कैसे निकलेगा, तो v निकलेगा एनर्जी कंजर्वेशन से। कि अगर हम इसको थीटा ऊपर ले गए थे, ठीक है, देखो ये जो चेंज इन लेंथ है वो नॉर्मली नेग्लिजिबल होता है, तो उसमें हम अभी इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये l था, तो ये जो हाइट थी ये l cos थीटा थी, और अभी वो l हो जाएगा। तो कितना वो नीचे आया, तो लॉस इन एनर्जीज mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो बाद में टोटल लेंथ l हो जाएगी, पहले l cos थीटा थी, सर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से उसकी जो नीचे कितना था, l cos थीटा था, बाद में l हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ, mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इससे वी स्क्वायर आ जाएगा। तो टी डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। तो या तो एम वी स्क्वायर डायरेक्टली यहां पे हम यूज कर लेते हैं, तो एम वी स्क्वायर बाय एल किसके बराबर आ जाएगा, 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो टेंशन है ये किसके बराबर आएगी, एक्चुअली जो इलास्टिक फोर्सेस है उससे हम रिलेट करें तो F किसके बराबर होता है, वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल, नया डेल्टा एल इज इक्वल टू mg को इधर ही ले जाते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 2mg प्लस mg 3mg हो जाएगा, 3mg माइनस 2mg कॉस थीटा। अब ये आ जाएगा वाई ए बाय एल, ये डेल्टा एल डैश किसके बराबर आएगा, पुराने वाला डेल्टा एल
प्लस 2 mm, क्योंकि टोटल टेंशन है, टोटल टेंशन में टोटल एक्सटेंशन आएगा, तो टोटल पहले से कुछ एक्सटेंशन होगा वेट के कारण, प्लस 2 मिलीमीटर का और आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 mg माइनस 2 mg कॉस थीटा। डेल्टा एल किसके बराबर था, mg l बाय ए वाई, मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई एल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा mg प्लस वाई ए बाय एल इंटू 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3 mg माइनस 2 mg कॉस थीटा। तो 1 mg कट जाएगा, तो वाई ए बाय एल इंटू 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू mg, मतलब 2 mg आ जाएगा, तो mg इंटू 2 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, 2 mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब पहले टर्म आई थी रफली वही टर्म आ जाएगी, 2 mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो y दे रखा है, a दे रखा है, l दे रखा है, तो इससे हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। तो आगे अब सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आएगा। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू y कितना है 2 इंटू 10 की पावर 11, a आ जाएगा पाई r, डायमीटर है 1, रेडियस आ जाएगा 0.5, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2 मिलीमीटर हो गया, अपॉन l है 4 इंटू 2 इंटू m हो गया 20, g को 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 और 3 11, पावर से पावर कट गई है, प्लस 11 से माइनस 11। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 से ये 4 काटोगे, 2 बचेगा, 25, 5 से काटोगे तो ये 5 दूनी 10, 5 से यहाँ काटोगे तो 5 चौके 8, ये आ रहा है पाई बाय 16। तो 1 माइनस कॉस थीटा इज पाई बाय 16, पाई 3.14, 3 बाय 16 के आसपास आ गया, तो कॉस थीटा हमारे पास 13 बाय 16 के आसपास आ जाएगा। तो इसी फॉर्म में आंसर दे पाएंगे, एग्जैक्ट मतलब वैल्यू तो नहीं बता पाएंगे, या तो टेबल देख के बतानी पड़ेगी, या इस फॉर्म में आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, फिर आगे जैसा आंसर हो उसके हिसाब से हम उसको देख लें। ये क्वेश्चन है, 2 large glass plates are placed vertically and parallel to each other inside a tank of water with separation between the plates 1 millimeter. Find the rise of water in the space between the plates. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, तो हमें समझ आना चाहिए इसको कैसे करना है। देखो क्या है, एक्चुअली 2 प्लेट्स हैं, एक्चुअली तो ये ऐसे टाइप का सिस्टम है कि एक प्लेट है, एक और प्लेट है, इनको हमने इमर्स कर दिया तो इनके बीच में कुछ पानी राइज कर गया। ठीक है, इस तरह से पानी इनके बीच में चढ़ गया, कैपिलरी जैसा एक्शन, या उसको हम जस्ट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि हम उसका अगर फ्रंट व्यू देख रहे हैं, प्लेट्स ऐसे हैं, हम साइड्स इधर सामने से देख रहे हैं तो हमें प्लेट्स ऐसी दिखाई दे रही हैं, उनके बीच में क्या हो, जैसे हमने पानी में उनको इमर्स किया तो कुछ पानी इनके बीच में से राइज कर गया। तो फाइंड द राइज ऑफ वाटर, कितना पानी राइज करेगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ पे ये पूरी ऐसे एक जो राइज करेगी, पूरी एक लेंथ कुछ करेगी वाटर की राइज, तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो कैसे लगेगा, ऐसे टेंजेंट के अलोंग लगेगा। ठीक है, अब इसमें अगर कुछ नहीं दिया होता तो फिर हम क्या करते हैं, देखो कुछ अगर
नहीं दिया तो जैसे प्योर वाटर के लिए एंगल 0 डिग्री होता है, तो हम वही मान के चल लेते हैं कि सरफेस, अगर एंगल दिया है तो एंगल के हिसाब से ले लेंगे। अभी मैं चलो एंगल वाला ही बता देता हूँ। मान लो फोर्स ऐसे लगा सरफेस टेंशन का, कितना लगेगा, T इंटू एल। अगर ये L लेंथ होगी, ऐसे L लेंथ की अगर प्लेट है तो T इंटू एल हो जाएगा, और ये एंगल थीटा। ऐसे यहां से फोर्स लगेगा T इंटू एल, और ये हो जाएगा थीटा। तो ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा 2TL cos थीटा। और वो mg कौन सा, जो पानी चढ़ा हुआ है, मतलब इतने पार्ट का इक्विलिब्रियम देखें, ये जो पानी प्लेट्स के बीच में राइज कर गया, तो यहां से फोर्स लगा सरफेस टेंशन का TL, उसका जो ऊपर कंपोनेंट है वो इतने पार्ट के वेट को बैलेंस करेगा। तो 2TL cos थीटा। अब ये mg है, हम इसको क्या ले लेंगे, L तो इसकी लेंथ हो गई, मतलब ये एक्चुअली पूरा एक ऐसा पोर्शन आएगा वाटर का, ठीक है, इस तरह से, इस पूरे में। तो इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा, तो लेंथ इनटू जो इसके बीच की प्लेट के बीच की विड्थ है, इसको मैं अभी T मान लेता हूं, तो L इंटू T, ये तो बेस एरिया हो गया। ऊपर हाइट, मतलब एक क्यूबॉइड जैसा हो जाएगा। हम उस कर्वेचर को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं, दिस इज लाइक अ क्यूबॉइड। तो दिस इज द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है जो लिक्विड का राइज करेगा, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब देखो L गिवन नहीं होता तो L तो कट गया। हाइट हमसे पूछी जाती है तो हाइट हम बता देंगे। T थिकनेस दे रखी है, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है, तो क्या आ गया, 2T cos थीटा बाय TDG, ठीक है। अब प्योर वाटर के लिए अपन थीटा को क्या ले सकते हैं, 0 डिग्री। तो एक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, H इज इक्वल टू 2T बाय TDG, ये आ जाएगा। तो 2 सरफेस टेंशन कितनी दे रखी है, 0.075, ये है 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर। D इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, G को 10 ले लेते हैं। बस ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 कट गया, ये आ जाएगा 75 इंटू 10 की पावर -3, 75 इंटू 2 150, एक जीरो कट गया, 15 इंटू 10 की पावर -3 या 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा कि इतनी हाइट तक लिक्विड राइज कर जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, एस्टिमेट द स्पीड ऑफ वर्टिकली फॉलिंग रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एटलीस्ट में देखो यूज करना है उसका टर्मिनल वेलोसिटी का, कि जो रेन ड्रॉप्स गिरती हैं ऊपर से, वो क्या होती है, विस्कस फोर्स के कारण एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती हैं। अब टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी भी क्या हो जाता है, जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाता है, एक तो वेट नीचे लगेगा। अब देखो एयर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट होती है, तो एयर का बॉयंट फोर्स हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तब ये जब रेन ड्रॉप नीचे आएगी तो इसके कारण एक विस्कस फोर्स जो ऊपर लगेगा वो सिर्फ वेट के बराबर हो जाएगा। देखो हमने एक जो केस किया था पहले क्लास में, हमने क्या बोला था, एक बॉल विस्कस लिक्विड में नीचे जा रही है, तो उसमें वेट भी था और लिक्विड के कारण जो बॉयंट फोर्स था, विस्कस फोर्स, वो सब देखा जाता है। यहां पर जो फ्लूइड है वो लिक्विड नहीं है, क्या है, गैस। और गैस जो है, एटमॉस्फेयर जो है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब वाटर की 1000 है तो एयर की 1.3 के ऑर्डर की होती है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जनरली नेग्लेक्ट करके ही आंसर्स निकाले जाते हैं। तो दी भी नहीं है डेंसिटी वगैरह, तो हम सीधे क्या बोलेंगे अब यहां पर, कि जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी तो विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर। तो विस्कस फोर्स क्या होता है एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, तो 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है। तो 6 पाई ईटा आर वी, दिस इज द विस्कस फोर्स, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी हो गई है, इज इक्वल टू वेट। वेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ ड्रॉप, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ ड्रॉप मतलब वाटर की हो जाएगी
इंटू जी। तो क्या कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से आर क्यूब कटा तो आर स्क्वायर बचा। तो हमसे पूछा क्या था, टर्मिनल वेलोसिटी। तो वी टर्मिनल इज, ये आ जाएगा, एक 2 का फैक्टर और काट दो, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। तो 2r स्क्वायर डेंसिटी ऑफ ड्रॉप इंटू जी बाय 9 ईटा। देखो वैसे ही रिलेशन आ रहा है जैसे आया था 2r स्क्वायर, उसमें d माइनस रो आ गया था, मतलब बॉल की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी। यहाँ पे जो बॉल है वही वाटर की बनी हुई है और जो फ्लूइड है वो एयर है, तो उसकी डेंसिटी नेग्लिजिबल है, तो वो वाली टर्म यहाँ पे नहीं आई। बस अब इसमें सबको सब्स्टिट्यूट कर दो। 2r स्क्वायर, रेडियस 0.02 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -8। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। जी को 9.9 लेने को बोला गया, तो 9.9 ले लें अपॉन 9। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पॉइज में दे रखी है, तो पॉइज को एसआई यूनिट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, तो 9 से 9 काट दो, ये 1.1 आ गया। ठीक है, 2 से ये 1.8 काट दो तो 0.9 आ जाएगा। क्या रहेगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो 11 इंटू 4 44/9। 10 की पावर -8 एंड -3 इज 10 की पावर -8 एंड 10 की पावर 3, 10 की पावर -5, ये भी सब कट जाएगा तो 44/9 आ जाएगा। तो 9 5 जब 45 होता है तो अप्रोक्सीमेटली 5 के ऑर्डर का आ जाएगा, या एग्जैक्टली देखेंगे तो 9 4 जा 36 बचेगा 80, तो 4.9 मीटर पर सेकंड के आसपास। दिस इज द टर्मिनल स्पीड। चलो अब रोटेशनल मोशन के डाउट्स ले लेते हैं, तो जितने हो जाएं थोड़े से टाइम में देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग इज रैप्ड on a wheel of moment of inertia 0.2 kg meter square and radius 10 centimeter and goes through a light pulley to support a block of mass 2 kg as shown in figure. Find the acceleration of the block. ठीक है, तो क्या करें, एक स्ट्रिंग है जो रैप करी हुई है इस पहिए के ऊपर, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दे रखा है, रेडियस दे रखा है। ठीक है, ये फिर एक लाइट पुल्ली से जा रही है जो एक ब्लॉक को सपोर्ट कर रहा है जिसका मास है 2 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ब्लॉक पे इसका वेट नीचे लग गया mg, टेंशन ऊपर लग गई और इसका एक एक्सेलरेशन a है। तो ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन आएगी, mg माइनस t इज इक्वल टू ma। यही टेंशन यहां पर भी होगी, ये टेंशन इस पुली को घुमा रही होगी, तो इसके पास कुछ अल्फा होगा। तो पुली के लिए आ जाएगा T इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। ये पुली के रोटेशनल मोशन की इक्वेशन आ जाएगी। और दूसरा जो टेंजेंशियल पॉइंट का एक्सेलरेशन है, जैसे इसका ए है इस ब्लॉक का, तो रस्सी के भी हर पॉइंट का ए होगा। तो इधर पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा रोटेशन के कारण, वो अल्फा आर के बराबर आएगा। तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई। तो हमें एक्सेलरेशन पूछा था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब अल्फा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, T इज इक्वल टू आई, अल्फा इज a बाय आर, ये r और डिवाइड कर देंगे तो a बाय आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 बोल दूं मैं। फर्स्ट और 4 को सीधे ऐड कर दें, टेंशन कट जाएगी, तो mg इज इक्वल टू m प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू a। तो अब a आ गया हमारे पास कि a इज इक्वल टू mg बाय m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। अब क्या तुम्हें m दे ही रखा है, g दे रखा है, i दे रखा है, r दे रखा है, सब सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा।
ये क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड मास 16 kg इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद इट. The vertical wall is frictionless, but the ground is rough. The electrician weighing 60 kg climbs up the ladder. If he stays on the ladder at a point 8 meter from the lower end, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? What should be the minimum coefficient of friction for the electrician to work safely? क्या दे रखा है कि एक यूनिफॉर्म लैडर है जो वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट रेस्ट कर रही है. तो मान लो ये लैडर है विच इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल. ठीक है, इसकी लेंथ हमें दे रखी है, मास हमें दे रखा है. मेकिंग एंड रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद इट. वॉल से एंगल 37 डिग्री दे रखा है, ये ध्यान रखना है. द वॉल इज फ्रिक्शनलेस. तो वॉल तो स्मूथ है लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ है. ठीक है, अब इस पे एक इलेक्ट्रिशियन खड़ा हुआ है. तो कहां पे खड़ा हुआ है? एट ए पॉइंट 8 मीटर फ्रॉम दी लोअर एंड. लोअर एंड से 8 मीटर ऊपर एक इलेक्ट्रिशियन खड़ा हुआ है. इलेक्ट्रिशियन का वेट है 60 kg. अब क्या करो, पूरे को तुम तो एक सिस्टम मान लो, इलेक्ट्रिशियन और रॉड को, लेकिन सिस्टम मान के सेंटर और मास निकालने की जरूरत नहीं है, अलग अलग फोर्सेज लिख सकते हैं. रॉड का जो वेट है वो उसके सेंटर पे लग जाएगा. तो रॉड का वेट कितना हो गया? 160 या 16G बोल देता हूं मैं, फिर G जैसा हो वैसा यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिशियन का वेट हो गया 60G. यहां से लगेगा एक नॉर्मल N1, यहां से लगेगा एक नॉर्मल N2 और यहां से लगेगा फ्रिक्शन. ठीक है, अब वर्टिकल में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा सकते हैं. तो ये क्वेश्चन है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का. तो वर्टिकल में क्या जाएगा? N1 ऊपर की तरफ फोर्स लगा बराबर नीचे की तरफ कितना लग रहा है? टोटल वेट 16G प्लस 60G यानी कि 76G. तो N1 तो 760 न्यूटन आ जाएगा. ठीक है, G को अगर 10 मान लिया. अब हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस इक्वेट करेंगे. तो हॉरिजॉन्टल में F इज इक्वल टू N2 आ जाएगा. ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास. ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें टॉर्क की इक्वेशन किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, तो जहां से मैक्सिमम फोर्सेस पास करेंगे उसके अबाउट टॉर्क की इक्वेशन ले लेंगे. तो इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट वुड बी 0. तो ए के अबाउट टॉर्क 0 कर दें. तो ए से फ्रिक्शन का टॉर्क भी 0 हो गया, ए के अबाउट N1 का भी 0 हो गया. अब 16G का कितना आएगा? तो ये लेंथ है 5. ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये है 5 यहां तक की, और 5 का ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें. तो 5, ये एंगल 53 डिग्री हो जाएगा. तो 5 cos 53 डिग्री. तो 16G इंटू 5 cos 53 होता है 3/5. तो इंटू 3 आ गया, प्लस 60G. अब 60G ये इलेक्ट्रिशियन कहां खड़ा था? 8 मीटर ऊपर. इसका भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर वाला. तो आ जाएगा 8 cos 53. तो 16G इंटू 8 cos 53 इज 3/5. तो ये आ गया क्लॉकवाइज टॉर्क. एंटी क्लॉकवाइज N2 का आएगा तो माइनस N2, और N2 की ये वाली दूरी तो 10 cos 37 डिग्री. cos 37 4/5, तो ये वाली 8 आ जाएगी. तो N2 इंटू 8, ये N2 और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 0. तो ठीक है, N1 हमारे पास आ ही गया था, यहां से N2 आ जाएगा. तो N2 देख लो कितना आ रहा है. 8 से 8 काट दो, ये 16 का 8 काट दो, 2 आ गया. तो N2 इज इक्वल टू 6G प्लस 16 इंटू 3 इज 48/5 G. अगर G को मैं 10 ले लेता हूं तो ये 60 प्लस ये 10/5 2 आ जाएगा 96. तो 156 न्यूटन, ये N2 आ जाएगा.
और फ्रिक्शन N2 ही बराबर है, तो फ्रिक्शन भी 156 न्यूटन। अब मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा, अब ये तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा क्योंकि रॉड मूव तो कर नहीं रही, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होना चाहिए। एन भी कौन सा, जिस सरफेस के फ्रिक्शन की बात करें तो N1, यहां से म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू F बाय N1। तो फ्रिक्शन है 156, N1 है 760, इससे म्यू की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए इलेक्ट्रिशियन सेफली वर्क कर सकता है। उसके क्वेश्चन है ये, द डोर ऑफ एन अलमीरा इज 6 feet हाई, 1.5 feet वाइड एंड weighs 8 kg. The door is supported by 2 hinges situated at a distance of 1 feet from the ends. If the magnitude of the forces exerted by the hinges on the door are equal, find this magnitude. तो क्या कह रहे हैं ये कि एक दरवाजा है जिसकी हाइट है 6 फीट, ठीक है, तो 6 फीट तो इसकी ऊंचाई है, 1.5 फीट इसकी विड्थ है और 8 kg इसका मास है। डोर इज सपोर्टेड बाय 2 hinges situated at a distance 1 feet from the end. 2 hinges, हिंज होती है, ऐसे थोड़ी बड़ी होती है, अभी हम इसको ऐसे पॉइंट जैसे मान लें कि 2 hinges है, इन पे ये सपोर्टेड है और इन hinges की दूरी जो है एंड से 1 feet है, ऐसे। If the magnitudes of the forces exerted by the hinges on the door are equal, तो कह रहा है जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो इक्वल है, तो फाइंड दिस मैग्नीट्यूड। अब देखो हिंज जो फोर्स लगाएगी, अब देखो हिंज जो होती है ऐसे, ये कहीं भी फोर्स लगा सकती है, तो जब ऐसे में फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता होती तो हम उसके कंपोनेंट मान लेते हैं कि मान लो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाया N1, एक N2 इसने लगाया, एक ऐसे लगा दिया N3, एक N4 ऐसे, ठीक है। मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब इनका रिजल्टेंट बराबर है। हम ये नहीं बोल सकते N1 इज इक्वल टू N2 होगा, N3 इज इक्वल टू N4, वो सब कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वेट, टॉर्क, ये जब हम बैलेंस करेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होगा, उसका हम आगे यूज करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। अब देखो एक तो इसमें भी अब क्या होगा, और क्या फोर्स लग रहा है, किसका वेट लग रहा है, ठीक है ना, किसके बराबर 8 इंटू जी, 80 मान लेते हैं, ठीक है, जी को 10 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वैसे ये फीट में है, एक काम करता हूं मैं, जी में कोई रहने दूं अभी, फीट की वैल्यू फिर फीट में 32 के आसपास, जी जो है 32 होता है फीट में, तो वो यूज कर लेंगे फिर अगर जरूरत पड़ी तो। अब एक तो वर्टिकल में नेट फोर्स 0 कर सकते हैं भाई, डोर इक्विलिब्रियम पर तो है ही, ठीक है, तो इन वर्टिकल एफ नेट हम 0 करें तो क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 8G, ये वर्टिकल में इक्वेशन आ गई। ऐसे ही इन हॉरिजॉन्टल अगर हम F नेट को 0 करते हैं तो हॉरिजॉन्टल में देखो N3 N4 हमने दोनों एक ही डायरेक्शन मान ली, N3 प्लस N4, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो वो 0 होना पड़ेगा, यानी कि N3 और N4 ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेंगे, मतलब अगर एक राइट में लगेगा तो दूसरा लेफ्ट में लगेगा, ऐसा हो रहा है। अच्छा फोर्स की इक्वेशन तो खत्म हो गई, अब टॉर्क की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो टॉर्क की इक्वेशन हम किसी भी पॉइंट के ऊपर लिख सकते हैं, जो हिंज वाले पॉइंट हैं इसको मैं H1 बोल दूं, हिंज 1, इसको H2 बोल दूं, ये सेंटर ऑफ मास है C, इसके अबाउट पे लिख सकते हैं। तो हिंज के अबाउट लिखेंगे तो क्या होगा, हमको डायरेक्टली N, देखो मैंने जैसे H1 के अबाउट लिखूंगा तो N1 का 0 हो जाएगा, N3 का 0 वहीं से पास कर दिया, N2 भी वहीं से पास कर जाएगा, उसका भी 0, तो N4 और वेट का आएगा तो मुझे डायरेक्टली एक N4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो टॉर्क अबाउट हिंज 1 मैंने 0 कर दिया, ठीक है, तो N1 का 0, N3 का 0, N2 का 0, N4 का आएगा एंटी क्लॉकवाइज, वेट का आएगा क्लॉकवाइज। पहले मैं वेट का लिख देता हूं, वेट
और उसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी विड्थ का आधा इंटू 1.5/2, इसको अभी मैं फीट में ही रहने दे रहा हूं, माइनस n2 की आ जाएगी ऑपोजिट में, तो n2 नहीं n4 की, n4 और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो टोटल दरवाजा 6 फीट हाइट का था, ऊपर 1 फीट नीचे 1 फीट छूटा, तो बची हुई डिस्टेंस आ गई 4 फीट, तो n1 इंटू 4 फीट। इसमें यूनिट देखो कैंसिल ही हो जाएगी, ये भी 1.5 फीट में था, 4 भी फीट में है, तो n4 इज इक्वल टू वेट कितना है 8g, ठीक है, इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 8, तो 8 से 8 कट गया, तो n4 इज इक्वल टू 1.5g आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं g को 10 मान लेता हूं, क्योंकि अब इसमें तो कुछ वो दिक्कत है नहीं, तो क्योंकि यूनिट कैंसिल हो चुकी, ठीक है ना, तो फीट वाली यूनिट अब नहीं आ रही, तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन के बराबर। n4 आ गया तो n3 भी आ गया, n3 इज इक्वल टू माइनस n4 है फ्रॉम इक्वेशन 2, तो n3 इज इक्वल टू माइनस 15 न्यूटन हो जाएगा, तो n4 n3 आ गया। अच्छा, अब n4 और n3 आपस में बराबर आ रहे हैं मैग्नीट्यूड में। अब इन्होंने क्या बोला था, दरवाजे पे मैग्नीट्यूड भी बराबर है, ठीक है। इट इज गिवन, क्या गिवन है कि अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट n2 स्क्वायर प्लस n4 स्क्वायर, ये गिवन है। अब n3 और अगर n4 बराबर है, तो यहां से n1 n2 का भी मैग्नीट्यूड बराबर होना पड़ेगा, तो सिंस n3 इज इक्वल टू n4, देयरफॉर n1 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ n3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ n4, ठीक है। प्लस माइनस तो डायरेक्शन शो कर रहा था, और n3 नेगेटिव आ रहा है, मतलब n3 राइट की तरफ लगेगा, ठीक है। तो n1 भी n2 के बराबर आ जाएगा मैग्नीट्यूड में। अब इक्वेशन 1 को देखें, तो फ्रॉम 1 n1 प्लस n2, तो वो n4 होगा ना, n3 इज इक्वल टू n4, राइट। तो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 8g आ गया, यानी कि n1 इज इक्वल टू n2 अगर होगा तो कितना आ जाएगा 4g, यानी कि 40 न्यूटन। तो अपने से टोटल हिंज का फोर्स पूछा था, दरवाजे पे कितना लगेगा, तो फोर्स ऑफ जो हिंज है वो किसी भी एक दरवाजे पे, तो अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर आ जाएगा, तो 40 और 15 का रिजल्टेंट, तो इसमें से 5 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 5 बाहर आ गया, बचेगा 3 का स्क्वायर 9, इसमें से 5 कॉमन लिया, 8 का स्क्वायर 8 8 जस्ट 64, तो 64 इंटू 9 इज 73, 5 रूट 73, ठीक है। इसको देख ले, आगे सॉल्व कर ले, 73 का रूट अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8.5 8.6 मान के आंसर निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। आया समझिए? चलो, अब इसमें देखो क्वेश्चन तो रोटेशन में और भी बहुत सारे हैं, तो अब एक और क्लास रखनी पड़ेगी, है ना। आज की क्लास यहीं एंड करेंगे हम।